चलो, पिछले क्लास में कहां तक बतलाए थे, बोलो। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग हम बतला दिए थे, मैकेनिज्म ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग बतलाना है, लेकिन जो देखिए मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग बनाए उसका डायग्राम अभी बनाना बाकी है, तो डायग्राम बना। वीडियो लेक्चर कौन कौन देखा, होमवर्क हो गया पूरा? वीडियो लेक्चर नहीं देखी? पिछले क्लास में अब्सेंट जो बच्चे थे वो पूरा कर लेना चाहिए था रिटर्न वर्क, नहीं कैसे आया, सब डल गया उसी दिन। देखो पहले तो डायग्राम कर लो वाला, ब्रीदिंग वाला, पिछले क्लास वाला। टाइम लेट हो रहा था ना तो नहीं बनाया था, बनाओ पहले डायग्राम बनाओ। तो पिछले क्लास में बनाए नहीं थे ना, ड्रॉ करो, समझ में भी उसी को आएगा। पिछले क्लास में जो मैकेनिज्म पढ़े थे ना ब्रीदिंग का, है ना, देखो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का, उसका डायग्राम आपका बाकी रह गया था, तो क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो निकालिए कॉपी, इंस्पिरेशन के सामने इसको ड्रॉ करेंगे नीचे, नहीं है तो फ्रेश पेज में ड्रॉ कर लीजिए, एक्सपायरेशन में इसे करेंगे, है ना। इसी से रिवाइज भी आपका हो जाएगा, जानबूझ कर नहीं कराए थे ना। अच्छा, इसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे पूरे टोटल को, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज, है ना। ड्रॉ करो। थोरेसिक केज में डोर्सल साइड पे क्या आएगा, कौन कौन सा पार्ट बॉडी के मिलकर डोर्सल पोर्शन बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, वेंट्रल वाला रिब्स एंड स्टर्नम, है ना। थोड़ा थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, जो पिछले क्लास में नहीं थे उनको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, जब फोर्सफुल का मैकेनिज्म बताएंगे तब आएगा, जब तक इसको ड्रॉ करो। दोनों डायग्राम देखने में कैसा होगा, सेम होगा, है ना, लेकिन कुछ डाइफ्राम, DIAPHRAGM,
अच्छा ये फ्लैट होगा ना, पहले पूरा बनाओ, हम इसमें दूसरे कलर से चेंज करेंगे। आई बात समझ में? आप एक बार ड्रॉ करिए, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो बाद में एरो दकड़ी से कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे। शुरू में तो स्टार्टिंग वही कंडीशन लेंगे ना। अभी किसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी किसका किए हैं, थोरेसिक केज का किए हैं। किसका किए हैं, ध्यान दो अच्छे से। अभी ये पूरा कंप्लीट डायग्राम किसका है, थोरेसिक केज का। बाद में इंस्पिरेशन में इसमें क्या चेंजेज होगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे इसमें क्या चेंजेज होगा, वो देखेंगे ना। हम सीखने क्या आए हैं कि क्या चेंजेज होगा। तो पहले तो दोनों केज बनाइए। समझ में आएगा भी तो आधे घंटे बाद आएगा, नहीं आया? देखिए पहले हमारा जो लंग्स है, वन पेयर लंग्स, तो थोरेसिक केज में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज में। थोरेसिक केज जो होता है ना, 5 कंपोनेंट मिलकर बनाता है। पिछले क्लास में हम बतलाए थे, इसको ड्रॉ कीजिए। ब्रीदिंग के कितने कंपोनेंट्स थे, 2, एक इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन, है ना। तो दोनों का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो इंस्पिरेशन में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ना। एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो अंदर से CO2 रिच जो है ना एयर होगा, उस क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे या क्या करेंगे, पास आउट कर देंगे, बाहर रिलीज आउट। पहले दोनों को एकदम एग्जैक्ट कॉपी, जो ये है वही ये है, 2 बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर समझेंगे मैकेनिज्म क्या होगा। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह से दिया है। निकालिए चैप्टर। पिछले क्लास में हम बतलाए थे मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। बाहर का जो एटमॉस्फेयर था क्या था, कांस्टेंट था। कितना था, 1 atm। कितना था, 1 atm। तो ध्यान रखिएगा, बाहर से गैस हमारे शरीर में अंदर आएगा एयर, तब बाहर का क्या होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा, और हमारे अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, लंग्स का, है ना, कम होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मेट में बताए थे ना पिछली बार, ऊपर पोर्शन को क्या बोले थे, इंटीरियर, नीचे पोर्शन को क्या बोले थे, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर वाला पार्ट कौन बनाता है, डायफ्राम। इंटीरियर वाला पार्ट कौन बनाएगा, नेक एंड क्लेविकल। ये जो बोन होता है ना, ये वाला बोन, इसे क्या बोलते हैं, कॉलर बोन या क्लेविकल बोलते हैं, है ना, या ब्यूटी बोन। आई बात समझ में? और इस पोर्शन में हाथ रखिए, यहाँ पे सीना पे हाथ रखिए और सांस लीजिए जोर से, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बोन है यहाँ वाला ब्रेस्ट बोन, तो ये ऊपर अपवर्ड भी जा रहा है और आउटसाइड भी जा रहा है ना। तो ये जाएगा कहाँ, इधर क्या लिखेंगे, वेंट्रल साइड में क्या होगा, स्टर्नम एंड रिब्स। तो ये क्या है, बाहर की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सांस लेंगे ना तो डायफ्राम क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, डोम शेप से क्या हो जाएगा, फ्लैट होगा। क्या होगा, बोलिए, फ्लैट। तो फ्लैट हुआ डोम शेप में, तो ऊपर से नीचे, अब ये पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब इसको क्या बना देंगे हम,
अब ये कहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखिए, अब ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। आई बात समझ में? अब यहाँ पे कहाँ गया, ध्यान रखिए, मिटाना नहीं है, नीचे लिख दो, यहाँ पे डॉट दे दो, है ना, एरो दे देंगे ना नीचे, क्या देंगे यहाँ पे बोलिए। अगर नहीं मिटाइएगा तो क्या करिएगा, ऐसे कर दीजिए सब में नीचे, क्या करना है, ऐसे दिखलाइए और ये दिखाइए। तो वॉल्यूम बढ़ा, ध्यान रखिए, ऊपर और नीचे वाला पार्ट में जो वॉल्यूम बढ़ा तो कौन सा पोजीशन बढ़ा, ऊपर भी बढ़ा नीचे भी बढ़ा, चेंजिंग तो दोनों में आएगा ना। तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या बोलेंगे इसे, ये जो वॉल्यूम है ना, इस पोजीशन में जो वॉल्यूम बढ़ा उसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, इसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम आपका बढ़ गया। तो ये बाहर भी तो जाएगा ना, सांस लेते थे रिब्स और स्टेर्नम में क्या होगा, अब ये इस पोजीशन पे होगा नहीं, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बोलिए, थोड़ा सा, है ना, आउटवर्ड चला जाएगा। तो इसके लिए एरो आपके बुक में कैसे दिखाया है, बाहर के लिए कैसे दिखाएंगे हम, ये किधर शिफ्ट हो गया, इधर। तो टोटल ध्यान रखिए कि इतना वॉल्यूम इधर बढ़ गया और इतना वॉल्यूम इधर बढ़ गया, है ना। तो अंदर जब वॉल्यूम बढ़ता है तो देखिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपको पढ़ाया जाएगा बाद में केमिस्ट्री में। तो ध्यान रखिएगा प्रेशर जब भी होता है तो वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में? तो बाहर का जो एटीएम है ना, बाहर का, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सराउंडिंग का, हम लोग जिस सराउंडिंग में है हमारे चारों तरफ का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कितना है 1 एटीएम। लेकिन हम अगर सांस लेंगे, ध्यान दीजिए, तो कब लेंगे, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। पानी लाए नहीं दो तो टोटल वॉल्यूम का जो चेंज बढ़ेगा, है ना, तो कंप्लीट देखा जाएगा ना, इंटीरियर पोस्टीरियर में देखा जाएगा और डोर्सो वेंट्रल में देखा जाएगा। गला सूख रहा है सुबह से ही, तो बोलिए स्पीड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से देखो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा, है ना, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बाहर का प्रेशर कितना 1 एटीएम, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम गया। तो बाहर में प्रेशर ज्यादा, अंदर में प्रेशर कम। तो एयर बाहर से अंदर जाएगा कि अंदर से बाहर, ध्यान रखिएगा, एयर बाहर से अंदर आएगा कि अंदर से बाहर, तो बाहर से अंदर। ध्यान रखिएगा एयर कहां से आया, है ना, बाहर से अंदर। तो क्या बोलेंगे इसे, इंस्पिरेशन, क्या बोलेंगे, आई बात समझ में। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, है ना, सांस लिए ना, इनहेल करो यार, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा ना, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में किसके कारण बढ़ा, डायफ्राम के कारण, किसके कारण बढ़ा। और डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में किसके कारण बढ़ा, रिब्स एंड स्टर्नम के कारण, किसके कारण। तो इस समय वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, कम होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, गैस किधर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो बाहर से एयर कहाँ आएगा, हमारे लंग्स में, है ना। बुक में देखिए एरो देकर बताया होगा, ऊपर वाला डायग्राम देखिए बुक के ऊपर वाला। तो बाहर से एयर कहाँ आएगा, लंग्स में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोलिए, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे। आई बात समझ में। ठीक इसका उल्टा, है ना, आप एक बार जोर से सांस ले लिए, फिर रिलैक्स होइए, तो दोबारा क्या हो गया, दोबारे रिब्स और स्टर्नम दोबारा कहाँ गया, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, कहाँ गया। तो फिर से ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे जो आया था, जो इस कंडीशन में था, ध्यान रखिए, इधर देखिए बोर्ड पे सभी लोग, इस कंडीशन में जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था, फिर डायफ्राम कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। कहाँ चढ़ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, इनिशियल स्टेज में। रिब्स और स्टर्नम भी क्या हो जाएगा, दोबारा से अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, इधर देखिए अच्छे से, तो ये वाला कंडीशन था ना, तो ध्यान रखिए कि अब ये किधर आ जाएगा, अपने वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, वापस अपने पोजीशन पे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो प्रेशर अंदर ज्यादा कि बाहर ज्यादा, बाहर तो एकदम कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बाहर का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अंदर पे प्रेशर कितना, ज्यादा, सीधा याद रखिए ना, अंदर प्रेशर कितना, ज्यादा, बाहर कम। किधर जाएगा एयर, अंदर से बाहर, है ना, अंदर से बाहर, है ना। तो इस एयर में क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, अंदर से बाहर जाता कौन है, बाहर से अंदर आता कौन है।
इसलिए लिखे हैं, है ना। एयर जाए, एयर आएगा इधर, एयर बाहर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। इसको क्या बोलेंगे, यही बताया था ना पिछली क्लास में पूरा मैकेनिज्म। तो ये डायग्राम को ड्रॉ करो, ध्यान रखिएगा हमेशा पीछे वाला पार्ट को बोलते हैं डोर्सल साइड, आगे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल साइड। कोई आपसे पूछ ले कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा साइड में, तो कौन सा साइड में होगा, वेंट्रल साइड में। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीरियर, नीचे वाले पार्ट को पोस्टीरियर, साइड वाले पार्ट को लैटरल, क्या बोलेंगे, लैटरल। तो 5 लोकेशन मिलके क्या बनाता है, 5 कंपोनेंट मिल, ध्यान रखिए थोरेसिक केज 5 कंपोनेंट मिलकर क्या करता है, बनाता है। आई बात समझ में, देखो इधर बोर्ड पे कोई डाउट बोलो, तो इसको ड्रॉ करो पहले, तो पानी मंगवाते हैं, बहुत गला सूख रहा है। छोड़ो किसको, पानी पियो, जोर जोर से बोलने से ना गर्मी का मौसम गला सूखता है एकदम। ध्यान के बदमाशी करती हो आप। चलो कोई डाउट है, देखो पिछले क्लास में पूरा बतलाए हैं अच्छे से, कोई डाउट है तो बोलिए। इधर से एरो इधर दिखाइएगा, ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इधर से हम किधर दिखाएं एरो को, दोबारा वापस अपने पोजीशन पे जा रहा है। इसको डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करो, पानी पियो, बदमाशी नहीं करो। चलिए, तो पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे ना, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी का सेकंड कंपोनेंट, मैकेनिज्म ऑफ, बोलिए, फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में फिर ये दोनों कंपोनेंट आएगा, है ना। तो देखिए मैकेनिज्म तो यही रहेगा ना, कि कोई नया हो जाएगा, ये डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा, हम लिखेंगे। क्या मिटा इसको, इसमें कोई डाउट है ना, अभी से भी तो पूछ लो। ये बताया गया है कि पीछे का साइड है ना, पीछे का साइड है ना, ये वाला साइड है, इसमें जितना भी बोन होता है ना, इसे बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम, है ना। देखिए पीछे का साइड केवल ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी बनाएगा, यहाँ तक हमारे रिब्स भी तो है ना, देखिए यहाँ क्या है, रिब्स वाला पार्ट है, तो साइड में कौन होगा, रिब्स भी होगा। आगे क्या है, सिर्फ स्टर्नम से थोड़ी हो जाएगा ब्रेस्ट बोन से, इसके साथ भी क्या है, रिब्स है। आई बात समझ में। हमारे लंग्स के पास मसल्स नहीं होता है ना, इसलिए सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के पावर लंग्स के पास नहीं होता है। लंग्स में जब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के पावर नहीं होगा तो वॉल्यूम को कैसे चेंज करेगा। तो रिब्स के बीच में जो मसल होता है ना, उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल। इंटर मतलब के बीच, कोस्टल मतलब होता है रिब्स। क्या होगा, कोस्टल मतलब रिब्स। तो रिब्स के बीच में जो मसल्स होगा ना, उसके पास तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के पावर होगा। ये डायफ्राम है, ध्यान रखिएगा। मस्कुलर सेप्टम है, बताए थे पिछले क्लास में कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी और क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। एक मिनट थोड़ा सा पानी लिया उधर, क्लास में बहुत सूख रहा है गला, ध्यान रखिएगा, है ना। एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट कौन करता है, डायफ्राम करता है, और ये मसल्स का बना होता है। तो इसके पास भी कैपेसिटी होगा, है ना, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का। तो इसमें चेंज होगा तो किसमें दिखेगा, थोरेसिक केज या थोरेसिक कैविटी में चेंज दिखेगा। और लंग्स क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। कैसा होता है, स्पॉन्जी। तो जैसे ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अपने दायरा को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो लंग्स जो बढ़ेगा उसे बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, सॉरी, है ना, पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, लंग्स को पल्मोनो बोलते हैं। तो लंग्स का जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके अंदर ये थोरेसिक केज है या थोरेसिक चेंबर है, तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा इसे क्या बोलेंगे, थोरेसिक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, थोरेसिक वॉल्यूम। लंग्स में बढ़ेगा, लंग्स अपने आप का दायरा को फैलाएगा, उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके अंदर, है ना, इसके अंदर जो प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या जो भी इसके अंदर का प्रेशर होगा, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो ये सारे चीज कब समझ में आएगा, दोबारा से हम बोर्ड पे लिखेंगे ना, पिछले क्लास में पढ़ाए हैं तब लिखाएंगे तो समझ में आएगा। लिखो हेडिंग, आ जाओ आ जाओ। ये स्पीड इसलिए बताया गया था कि पिछले क्लास का सब चीज पढ़ाया हुआ था, रिवीजन कराना था। अभी से जो आपका पढ़ाया जाएगा रेगुलर होगा।
चलिए आज के क्लास पे आते हैं, लिखाओ। क्या हुआ? बदमाशी नहीं करना है, सीखना है क्लास में। चलिए चलो लिखवाओ, आप लोग लिखवाओ। सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे छोड़ते हैं। तो अभी जिस स्टेज में हम है, जितना जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो क्या ये नॉर्मल ब्रीदिंग है? क्या ये नॉर्मल ब्रीदिंग है? नहीं। आप ना बैठे हैं नॉर्मली, तो कौन सा है? सांस अपने आप चलता है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग है। लेकिन अभी जिस स्टेज पे हम है, क्या नॉर्मल ब्रीदिंग है? नहीं है, है ना? कैसा ब्रीदिंग है? फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जैसा ही होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग थोड़ा सा चेंजेज होता है, आपको समझाया जाएगा, समझ में आ जाएगा। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, क्या पढ़ेंगे? बोलिए, मैकेनिज्म ऑफ। चलिए तो क्या होगा? सबसे पहले देखिए, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। सीखिए, पिछले क्लास में जो नहीं थे वो सीख लो, है ना? जाकर देख लेना, पिछले क्लास डाला हुआ लेक्चर। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा? है ना, इंस्पिरेशन। लिखिए, दूसरा एक्सपायरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सपायरेशन, है ना? अब ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा बाहर का, जो हम लोग के सराउंडिंग का, वो तो कांस्टेंट है ना। हम कितनों तेजी में सांस ले या नॉर्मली सांस ले, एटमॉस्फेयर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तब बाहर का कितना होगा प्रेशर? 1 atm। ध्यान रखिएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा उसको बीच में लिखिएगा, क्यों? दोनों के लिए, है ना? तो बोलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? ध्यान रखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। लिखिए, कितना होता है? चलिए अब इसमें पॉइंट लिखेंगे। ब्रीदिंग का डेफिनेशन हम बता चुके हैं, है ना? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। तो इसमें ध्यान रखिए, क्या लिखेंगे? ये कैसा प्रोसेस होगा, है ना? सांस लेने के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग हो, ध्यान रखिएगा। इंस्पायरेशन में नॉर्मल ब्रीदिंग हो या फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, हमें एटीपी जरूरत पड़ेगा शरीर को, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? एक्टिव प्रोसेस। क्या लिखेंगे? एक्टिव प्रोसेस। नीचे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एटीपी यूज। क्या लिखेंगे? लिखिए। इतना जोर जोर से हमको नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, तो कैसा प्रोसेस होगा? बोलिए। इंस्पायरेशन है ना, सांस लेने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन सांस नॉर्मल कंडीशन में, आप सांस चल रहा है ना आपका, तो बाहर से एयर आ रहा है ना, उसके लिए शरीर को एनर्जी खर्च करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली आप सांस छोड़ते हैं तो उसके लिए एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ता था। लेकिन फोर्सफुल में इसमें सांस लेने के लिए भी चाहिए और सांस छोड़ने के लिए भी आपको एटीपी चाहिए। ध्यान रखिएगा, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग में सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए, दोनों के लिए चाहिए। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिकॉल कर लो। नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन सांस छोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग में सांस लेने के लिए भी चाहिए और सांस छोड़ने के लिए भी चाहिए। तो जिसमें एनर्जी खर्च होता है ना, सेल में पढ़ाया जाएगा, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? और जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस। कैसा बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा, ये इंस्पायरेशन एक्टिव होगा, ये कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? ध्यान रखिएगा, क्या होगा इसमें? एटीपी। मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, इसमें डायफ्राम, सांस लेना है ना, इंस्पायरेशन है, तो क्या होना चाहिए? अंदर, बाहर से एयर अंदर आना चाहिए। तो अंदर क्या होना चाहिए? वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। क्यों? बाहर का, हमें ना डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा, अंदर का प्रेशर कम होना पड़ेगा, तभी ना गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों आएगा। तो अंदर प्रेशर कब कम होगा? बोलिए। अंदर प्रेशर कब होगा? जब अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। अंदर का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा और कब बढ़ेगा, है ना? हाँ,
डायफ्राम क्या होगा, ध्यान रखिएगा, दो ही पोजीशन में चेंज होगा ना, या तो ऊपर नीचे होगा और इधर होगा, डोर्सोवेंट्रल में होगा और एंटीरियो पोस्टीरियर में होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख के समझ लो, डायफ्राम एंड EICM क्या होगा, बोलिए। पिछले क्लास में बताए थे EICM इसको बोलते हैं ना, मसल्स दो टाइप्स का होता है रिब्स में, पिछले क्लास छूटा है आपका, ध्यान रखिएगा। EICM मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। ICM का मतलब क्या हुआ, इंटर, इंटर मतलब दो रिब्स है ना, बहुत सारा रिब्स है ना यहाँ पे, तो दो रिब्स के बीच के मसल्स को क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल। तो दो टाइप का होता है, एक होता है जो बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक क्या होता है अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मेन क्या होता है EICM। तो देखिए दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, क्या होगा। तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग पढ़ाए थे ना, तो उसमें सिंपल ये लिखे थे कि डायफ्राम और EICM क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता था, क्या हो जाता था। लेकिन इसमें मोर कॉन्ट्रैक्ट, कैसा है ब्रीदिंग, फोर्सफुल, कैसा है, तो और तेजी से करना होगा ना कॉन्ट्रेक्शन, क्या होगा और जल्दी जल्दी होगा। तो ध्यान रखिएगा डायफ्राम और EICM में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि अब यहां से सीखने की चीज है, आपका जो डाउट है ना अभी क्लियर हो जाएगा। डायफ्राम में अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो किस डायरेक्शन में वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, बोलिए। सांस लीजिए, हाथ रखो यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा डायफ्राम में जो होगा, तो डायफ्राम नीचे दिखाए थे ना, तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बोलिए आप लोग बोलिए, बोलो। एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या होगा, है ना। पिछले वाला में, नॉर्मल वाला में दो एरो बनाए थे, इसका मतलब क्या होता है इंक्रीज, यहाँ पे चार एरो बनाए, क्यों, ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन होगा ना, तो एंटीरियर पोस्टीरियर में दिखेगा, लेकिन स्टर्नम और रिब्स कहाँ गया था, अपवर्ड एंड आउटसाइड, तब बाहर गया था। तो कौन सा पोजीशन में चेंज होगा, बोलिए, ऐसे है ना, तो कौन सा पोजीशन में चेंज होगा, बोलिए, बोलो। डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आई बात समझ में। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि मेन समझने के लिए यही है, इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। एक बार हाथ रखो यहाँ पे और जोर से सांस लो, है ना, तो चेंज पता चल जाएगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम में किसके कारण चेंज हुआ, डायफ्राम के कारण, और EICM के कारण किसमें चेंज हुआ, डोर्सोवेंट्रल में। इसमें कोई डाउट है नहीं है, बुक पढ़ाएंगे तो भी डाउट कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब वॉल्यूम बढ़ा, है ना, तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। थोरेसिक वॉल्यूम किसे बोलेंगे, ये जितना भी केस था ना, जो डायग्राम बनाए थे ना, इस पूरे कैविटी को देखिए, यहाँ रिब्स के अंदर, इसके अंदर जो भी गड्ढा है शरीर के अंदर, जो खाली स्पेस है, इसे क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी, क्या बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ को क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या लिखेंगे, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ना। देखिए रिब्स बाहर गया, डायफ्राम नीचे आया, तो पूरा वॉल्यूम में क्या हो गया, जगह बढ़ गया ना, खाली स्पेस। तो क्या लिखेंगे, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसके कारण हमारा जो लंग्स है स्पॉन्जी है, कैसा है, तो लंग्स क्या होगा, फैलेगा। ध्यान रखिएगा लंग्स क्या होगा, उसको खाली जगह मिल गया ना, तो लंग्स क्या होगा, अब समझिए, देखिए यहाँ पे, तो लंग्स क्या होगा, फैलेगा। तब पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनो मतलब क्या होता है, लंग्स। तो जो खाली जगह बढ़ा, तो लंग्स भी क्या होगा, फैलेगा ना, स्पॉन्जी है ना, तो लंग्स भी क्या होगा, फैलेगा। तो लिखिए यहाँ पे, बोलिए क्या लिखें, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो लिखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम किसे बोले हैं, देखिए किसको बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, किसके बोलेंगे, बोलो, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखिए सेम उसी की तरह है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, उसी की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अभी तक कोई चेंजेज है क्या इसमें, अभी तक कोई चेंजेज है नहीं है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में, और जल्दी जल्दी। तो बोलिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब क्या होता है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में। एक डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए,
कि लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम। अब बाहर का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो एयर बाहर से अंदर आएगा कि अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। ध्यान रखिए, अंदर का प्रेशर कम, अब बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो हाई से लो की ओर। तो क्या लिखेंगे, एयर, मोर एयर, है ना। क्या लिखेंगे, तो ज्यादा एयर क्या होगा, लंग्स में और फिलअप होगा, है ना। जैसे जोर जोर से अभी हम बोल रहे थे ना, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिल रहा था ना, दम क्यों घुटने लगा पानी बिना, क्योंकि उतना ऑक्सीजन हमें जितना मिलना चाहिए था उतना हमें नहीं मिला। तो ऑक्सीजन की कमी हुआ तो क्या हुआ, घबराहट हुआ ना, महसूस हुआ ना। चलिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बाहर से एयर अंदर आया तो इसे क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। यही हुआ ना, देखिए अच्छे से। तब बाहर से अंदर एयर कैसे आता है, ये तो आप क्या है सिंपल सा थियोरेटिकल पढ़ते थे, है ना। ब्रीदिंग के डिफिनेशन में क्या लिखवाए थे, सिंपल बोलकर, लेकिन यहाँ पे बताकर बनाया गया है ना, मैकेनिज्म के साथ आपको बतलाया गया है कि कैसे बाहर से एयर अंदर आएगा। लिखो, इसको क्या कर देंगे, इसके अपोजिट क्या कर देंगे, अपोजिट, है ना। लेकिन एक जगह यहाँ पे चेंजेज होगा, है ना, एक जगह। हाँ लिखो, अभी समझ में आ जाएगा, बोर्ड मिटाएंगे नहीं, अभी पूरा क्लियर कर देंगे, जो पिछले क्लास में नहीं था उसको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग में ना जो हुआ था, तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ था कि डायफ्राम और ईआईसीएम क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फोर्सफुल में भी डायफ्राम और ईआईसीएम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जो नॉर्मल एक्सपायरेशन प्रोसेस था उसमें क्या हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो दोबारा वापस अपने पोजीशन पे चला गया था। क्या हुआ था, अब सांस छोड़ने के लिए तो दोबारा अपने पोजीशन पे चला गया था। तो ये दोनों है ना दोबारा अपने पोजीशन पे चले जाएंगे, लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, वो कॉन्टेक्ट करेगा। क्यों, यहाँ पे क्या है, एक्सपायरेशन, जल्दी जल्दी सांस निकालना था। सांस निकलने का मतलब क्या है, जितना जल्दी पिचकेगा अंदर, है ना, अंदर जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी ना हवा बाहर फेंकेगा। आई बात समझ में। ये तो नॉर्मली अगर ये इसी रेट से आएगा, इसी के स्पीड से आएगा, तब तो उतने टाइम में आएगा। तब फिर क्या मतलब हुआ कि नॉर्मल का और फोर्सफुल का। तो इसको ना कोई ऐसा मसल्स होगा कि हमारे जो रिब्स और स्टर्नम है उसको खींच के अंदर ले जाए, है ना, है ना। कोई ऐसा मसल्स होगा ना जो तेजी से अंदर खींचे। तो इसी के बारे में पढ़ाएंगे, तो लिखिए, है ना। स्पेशल पॉइंट में ब्रीदिंग रेट वगैरह गैसेस एक्सचेंज में पढ़ाएंगे। तो पिछले एक बात हम डिस्कस किए थे कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है ना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है। कौन सा ब्रीदिंग होता है, एब्डोमिनल। अब फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या होता है, थोरेसिक ब्रीदिंग। क्या होता है, थोरेसिक, क्योंकि किसमें चेंज कर रहे हैं हम, थोरेक्स में। तो पहले लिखो, उसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, इसको समझाएंगे। समझाना किसके बारे में है, देखिए सब चीज आपको आता है। ये जो रेट से लिखे है ना, इसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। ये वाला तो वही केस है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इसी के बारे में बताना है। देखो, अच्छा बताइए, यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग्स भी क्या होगा,
जब ये थोरेसिक वॉल्यूम है ना डिक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये जितना भी बेसिक पॉइंट है ना, इंटरनल एक्सटरकोस्टल है ना, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सब पिछले क्लास में हम बतलाए थे, थोरेसिक केज वगैरह सब। इसका एरो कैसे बनेगा, अंदर से बाहर की ओर है ना, तो यहाँ से CO2 क्या होगा, निकल गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, अंदर से आ गया होगा। इसको बनाइए। आप लोग को बेसिक इतना बताया गया है ना, इसलिए इतना थोड़ा सा स्पीड पर आते हैं, है ना। ये ड्रॉ करो, उसके बाद यहाँ पे आना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाले टॉपिक पे, इसको हम रीड करेंगे साथ ही साथ, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज पूछ लिया जाए आपसे कि एंटीरियो पोस्टीरियर है ना पोजीशन में और डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में, इस दोनों में ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करने में किसका रोल है? हाँ, किसके कारण? डायफ्राम के कारण। डायफ्राम 4 जगह हेल्प करता है, एक ब्रीदिंग में, दूसरा मिक्चुरेशन में जो यूरिनेशन करते हैं, तीसरा डेफिकेशन में, और चौथा पार्चुरेशन में है ना, चाइल्ड बर्थ में। तो 4 जगह इसका बहुत बड़ा रोल है। चलो आइए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में है ना, ये पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस है ना, कितना स्टेज होगा ब्रीदिंग में? 2 होगा। पहला बोलिए, इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रोन इन, है ना, अंदर आता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रोन इन। 2 क्लास पहले पढ़ा चुके हैं ना ये, आगे पढ़िए। एंड एक्सपायरेशन बाय व्हिच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एयर बाहर से अंदर आ रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं? इंस्पिरेशन। और अंदर से बाहर जा रहा है उसे क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपायरेशन। कितना लेक्चर पहले पढ़ लिए ये सब चीजें? थियोरेटिकली कितना लेक्चर? 2 लेक्चर पहले पढ़ लिए ना। आगे पढ़िए। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट, मतलब क्या लिख रहा है? एयर, है ना, ध्यान दीजिए क्या लिखा है? द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट, है ना, ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय ए क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। आई बात समझ में? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किए किसके बीच में? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। कोई डाउट? लंग्स में एयर कहाँ जमा होता है? एल्वियोलाई में। कहाँ पे? एल्वियोलाई में। तो बाहर क्या लिए हैं? एटमॉस्फेयर। एक इसका मैकेनिज्म है लंग्स का। कोई डाउट नहीं है? पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़ो तभी समझ में आएगा। इंस्पिरेशन कैन अकर्स, ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड पे ध्यान रखिएगा। इंस्पिरेशन कैन अकर्स, है ना, तभी हो सकता है। कैन के मतलब क्या हुआ, है ना, कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर को प्रेशर को क्या बोलेंगे हम? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। आई बात समझ में? तो देखिए क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। इंस्पिरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात? तो जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम हो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। इसके लिए एक वर्ड लिखा है, देयर इज निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सही बात है, बाहर से कम है ना, बाहर से कम है ना, तो हम लोग में कैसा ब्रीदिंग होता है? निगेटिव ब्रीदिंग होता है। कैसा होता है? निगेटिव ब्रीदिंग, है ना। आगे और समझाएंगे, आगे पढ़िए। सिमिलरली, सिमिलरली के मतलब क्या हो गया? अब इसके बारे में पढ़ेंगे ना, किसके बारे में? एक्सपायरेशन के बारे में। तो पढ़िए, सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में? तो एक्सपायरेशन कब करेंगे?
ध्यान दीजिए, एक्सपायरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, यहाँ क्या लिखे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तभी होगा ना। अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, है ना, तो अंदर से बाहर एयर पास आउट होगा, इसे क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। आगे पढ़िए, ये हो गया ये लाइन। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पढ़िए, द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, ध्यान रखिएगा, डायफ्राम के साथ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स क्यों बोला है, इसके लिए लिखा है ब्रैकेट में, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल बिटवीन रिब्स। तो ध्यान रखिएगा, इंटरकोस्टल के मतलब ही होता है बिटवीन रिब्स, आई बात समझ में। इंटरकोस्टल मसल किसको बोले, कोस्टल मतलब क्या होता है, रिब्स, इंटर मतलब के बीच, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंटरकोस्टल मसल हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। सच मतलब क्या हुआ, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग जो क्रिएट किए हैं, इसको ग्रेडियंट को क्रिएट करने में किसका रोल है, ध्यान दीजिएगा, किसका रोल है, तो एक डायफ्राम का और दूसरा किसका, स्पेशल सेट ऑफ मसल्स का। आई बात समझ में। चलो आगे पढ़ो। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, अब स्टार्टिंग से लिखा रहा है, देखो, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर, है ना, इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये दोबारा पढ़ो इस लाइन को, अच्छे से पढ़ो दोबारा। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। लिखा ना, तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम ऊपर से नीचे आएगा। नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम जो होता है डोम शेप होता है, कैसा होता है, डोम शेप, लेकिन इंस्पिरेशन के टाइम पे कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट होने के लिए उसको ऊपर से नीचे आना पड़ा, और नीचे आया तो वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, है ना, इंक्रीज हुआ। आगे पढ़िए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट ऑफ द लिप्स। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को पढ़ो अच्छे से। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, रिब्स है ना, ये क्या है, इधर देखो बोर्ड पे, है ना, हाथ रखो, सांस लो जोर से, तो रिब्स है ना, ये साइड में क्या है, रिब्स है, और क्या है, स्टर्नम है, तो आउटवर्ड गया, बाहर गया ना। तो देखिए इस लाइन में, तो क्या हुआ, जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो हमारा रिब्स क्या होगा, लिफ्ट अप लिखा है, बाहर की तरफ भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो इसके कारण कौन सा वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो लिखा है यहाँ पे, किस कौन सा डायरेक्शन में चेंज होगा, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो हम लिखवाए थे, अब आपको समझ में आया, जो चीज बतलाया गया था अब समझ में आया। चलिए वो बात आ गई समझ में, तो आगे पढ़िए। द ओवरऑल, ओवरऑल के मतलब क्या हुआ, टोटल की बात हो रहा है अब, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर हो या डोर्सोवेंट्रल हो, टोटल के बारे में बात हो रहा है। पढ़िए, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा, किसमें चेंज हुआ, इधर देखिए, डायफ्राम और ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन के कारण कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम, लिखा है आपके बुक में। ईआईसीएम मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। पिछले क्लास में पूरे अच्छे से सारा का डिफिनेशन लिखाया गया है, वीडियो लेक्चर में देख लेना, तो कॉपी से किसी लिख लीजिएगा। ये में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, डायफ्राम के बारे में हो गया, रिब्स एंड स्टर्नम, आउटवर्ड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो किसमें चेंज होगा, डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम। तो ओवरऑल, है ना, ऊपर वाला भी इस टाइप वाला भी, ओवरऑल किसमें चेंज हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम में। किसमें चेंज हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम में। किसमें चेंज हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम। इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम में। तो इस लाइन को यहां से पढ़िए, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। सिमिलर मतलब क्या, थोड़ा सा भी कम बेसी नहीं, जितना ये फैलेगा उतना ही फैलेगा। आपके इस क्लास को अगर दायरा बढ़ा दिया जाएगा तो जितना दायरा है उतने में घूम पाइएगा, आई बात समझ में। तो इसीलिए लिखा क्या है, ओवरऑल मतलब जितना, ये पढ़ो इसको, इस लाइन से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, लिखा है द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज ए सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम। आगे पढ़िए, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। लाइन बाय लाइन बोर्ड से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, व्हिच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। वो क्या किया, फोर्स किया एयर को बाहर से लंग्स में आने के लिए। ऐसे क्या बोले, देखिए डेटिज का सिंबल देकर क्या लिखा है, इंस्पिरेशन। फिगर 14.2 का ए में है। तो देखिए डायग्राम देखो अच्छे से, एयर इंटर कर रहा है बाहर से अंदर, डायग्राम में बताया था ना, देखिए एयर का डायरेक्शन किधर है, एरो का डायरेक्शन देखिए, रिब्स एंड स्टर्नम, है ना, रेज्ड अप, बाहर जा रहा है ना, रिब केस दिखाया गया है। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो चलिए अगला पार्ट पढ़िए यहाँ से,
14.2 के बाद पढ़ो पैराग्राफ। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम क्या होगा अब बोलिए, ये तो इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया ना, अब क्या होगा, डायफ्राम क्या जाएगा, रिलैक्स होगा, डायफ्राम और ईएसएम क्या होगा, रिलैक्स होगा। पढ़िए यहां से अच्छे से पढ़िए। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, है ना, सॉरी इंटरकोस्टल लिखा है सीधे, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल होगा ऊपर वाले, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एक्सटर्नल। एक लाइन छोड़ा है यहाँ पे, जहां पे इंटरकोस्टल मसल लिखा है ना वहां पे ईआईसीएम कर लीजिएगा बाद में। रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, तो ध्यान रखिएगा जब ये दोनों रिलैक्स होगा तो डायफ्राम ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, स्टर्नम भी क्या होगा, पीछे आएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। वो क्या करेगा उसके कारण, देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम, उसके कारण पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। आगे पढ़िए। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो ध्यान रखिएगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, टू स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा बढ़ेगा, क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा कि अंदर का एयर बाहर चला जाए, कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, तो ध्यान रखिएगा इनटू द लंग्स लिखा है कि फ्रॉम द लंग्स लिखा है, अच्छा कार्ड नहीं क्या, हाँ आज समझ लो, 1 मिनट और, है ना। वी हैव द एबिलिटी, एक लाइन और है, अच्छा फोन आ जाओ, ध्यान रखिएगा, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, हमारे पास कैपेसिटी है कि इंस्पिरेशन को, स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए लिखा है कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, ध्यान रखिएगा किसके हेल्प से हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एडिशनल मसल से, है ना, इन द एब्डोमेन, क्या लिखा है, एब्डोमेन लिखा है, एब्डोमेन मतलब क्या, ये मसल्स, तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल कंडीशन में, अच्छे से देख लो एक बार लास्ट में, है ना, यहाँ पे एब्डोमेन लिखा है, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो होगा डायफ्राम और ईआईसीएम का रोल होगा, किसका होगा, डायफ्राम और ईआईसीएम का रोल होगा, देखिए यहाँ पे हर जगह, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एक चीज जोड़िएगा कि यहाँ पे जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होता है ना, रिलैक्स नहीं करेगा, हर जगह आपके दिमाग में आएगा ना कि सांस छोड़ने के टाइम पे क्या होगा, रिलैक्स होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कराना है, अंदर खींचेगा तभी तो सांस बाहर फेंकेगा, तो ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल आ जाता है और एब्डोमिनल मसल्स का, और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जो सांस चलता है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, लेकिन जब फोर्सफुल करते हैं ना थोरेसिक ब्रीदिंग होता है, तो इसलिए कहीं क्वेश्चन मिल जाए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे कि प्रेग्नेंट फीमेल में, है ना, कौन सा ब्रीदिंग होता है तो फोर्सफुल होता है, कौन सा, क्योंकि एब्डोमेन में क्या होता है, फीटस का ग्रोथ होता है तो ऊपर तक कवर वो कर लेता है एरिया, तो कौन सा ब्रीदिंग होगा, थोरेसिक। या हम लोग भी अगर जल्दी जल्दी अभी बोल रहे हैं तो कौन सा ब्रीदिंग चल रहा होगा हमने, है ना, फोर्सफुल, लेकिन आइडियल कंडीशन में किससे होगा, नॉर्मल, है ना। मिडला ऑब्लोंगेटा के पास पावर होता है, हम लोग का ब्रीदिंग सेंटर वही होता है, हार्ट रेट का, ब्रीदिंग का, वोमिटिंग का सेंटर होता है, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग के पास वो तो होता है मिडला के पास, लेकिन जो अपने इच्छा अनुसार जो हम काम कर सकते हैं तो सेरिब्रम से करते हैं, किससे करते हैं, सेरिब्रम से। तो बाद में ध्यान, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एक टॉपिक है कि हम लोग घटा बढ़ा कैसे सकते हैं, तो उसके लिए अलग से टॉपिक दिया गया है, तो हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 होता है हेल्दी ह्यूमन में, है ना, 12 से 18 भी देगा तब पर भी सही है, लेकिन बुक का जो डेटा है 12 से 16 पर मिनट है, एक मिनट में 12 से 16 बार कितना करते हैं, सांस लेकर सांस छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन एन एवरेज, क्या लिखा है, पढ़िए बुक का लास्ट लाइन, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, है ना, एक मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन कितना बार ब्रीथ करेगा, 12 से 16 बार, है ना। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर व्हिच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ध्यान रखिएगा कि गैस का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो जितना वॉल्यूम अंदर आएगा बाहर जाएगा, कुछ भी होगा मेडिसिनल यूज के लिए, है ना, किसी का लंग्स में प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन वगैरह देना है ना, तो क्या करेंगे उसमें, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, किसमें, लीटर में करेंगे, गैस को किसमें मापेंगे, लीटर में, किसमें मापेंगे, लीटर में। आइडियल कंडीशन पे कितना होता है गैस का वॉल्यूम, मोल कॉन्सेप्ट हुआ होगा ना, गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। चलिए तो दो बात हम बोलेंगे, मैकेनिज्म ब्रीदिंग टॉपिक था, पिछले क्लास भी था, आज भी हुआ, किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक में किसी बच्चे को डाउट
कहीं से बोलिए, दोबारा समझा देंगे किसी को कोई डाउट है तो। बोलो, हेजिटेट नहीं होना है, डाउट है तो बोलिए, बोलो किसी भी लाइन में। नहीं है तो देखो मार्क क्या करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में फोर्सफुल में चेंजेस क्या हुआ, 2 जगह हुआ है। कितना जगह हुआ है? 2 जगह। एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जो एक्सपायरेशन है तो ये पैसिव है, पैसिव की जगह क्या आ गया? एक्टिव आ गया, है ना। इसका कोई टाइम सर्टेन नहीं है कि कितना जल्दी जल्दी कोई लेगा, लेकिन नॉर्मली जो सांस लेने या सांस छोड़ने का है तो इंस्पिरेशन का कितना लगता था टाइम? नॉर्मल इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड लगता था। कितना? 2 सेकेंड लगता था। सांस छोड़ने में कितना लगता था? 3 सेकेंड लगता था ना। तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ था, एक यहाँ पे चेंजेस हुआ कि उसमें दोनों, उसमें वो एक्टिव होता था, ये पैसिव होता था, इसमें दोनों के दोनों एक्टिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा? IICM और एब्डोमिनल मसल्स जो है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान लगा लीजिएगा कि क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। आपके दिमाग में हर बार आएगा कि रिलैक्सेशन। तो जितना भी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम घटता है बढ़ता है, उसको माप लेते हैं लीटर में, है ना। तो उसको क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक टॉपिक दिया है, इसके बाद क्या दिया है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो उसमें बुक का बहुत बड़ा रोल है। हेडिंग दीजिए। क्या हुआ? टाइम कहाँ हो गया? पढ़ लो। 20 मिनट लेट भी तो आए हैं। देखो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, है ना, जब इतना क्लास होता है तो खाने के लिए कुछ, है ना, बैग वैग में रख लिया करो। टाइम कैसे नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। खाने के लिए है तो भूख लगेगा तो पानी बोतल बिस्कुट इसे खाने का जो चीज है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ाते रहेंगे, आपको खाना होगा खा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन अब पता चले पूरा रोटी चावल कोई लाकर बैठ के खाना शुरू कर दी। हाँ, तो खाने के लिए ला सकते हैं। जब लंबा क्लास होगा तो क्या, क्यों नहीं लाइएगा? गर्मी का मौसम है, यहाँ तो पानी बिना गला सूख रहा है। चलिए। नहीं, खाना जो भी होगा खाने होने का आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर नहीं बोलेंगे आपको खाने के लिए। चल देखिए। तो ब्रीदिंग रेट ध्यान रखिएगा। दो स्पेशल पॉइंट लिख लो। चलिए ध्यान रखिएगा, एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है ना, वो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। कितना करता है? 12 से 16 बार। कुछ पॉइंट बाकी है। लंग्स जो होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में नॉन फंक्शनल होता है। हार्ट वर्ट सब चीज फंक्शनल होता है, लेकिन एक एम्ब्रियो में क्या नॉन फंक्शनल होता है? फीटस में जन्म देने के बाद, है ना, जन्म के बाद उसका लंग्स फंक्शनल होता है, उसके पहले लंग्स काम नहीं करता है, तो नहीं करता है ना। तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे। सेकंड ध्यान रखिएगा, हमारा जो एनाटॉमिकल सेटअप है, देखिए ध्यान दीजिए, जो रिबकेज बताएं, एनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स का वो कैसा है? एयर टाइट है। 1 मिनट, एयर है ना, तो कहीं भी पंचर होगा तो एयर लीक हो जाएगा ना। तो हमारा जो लंग्स का जो एनाटॉमिकल सेटअप है कैसा है? एयर टाइट है। मसल्स अब्सेंट है हमारे लंग्स में, जिसके कारण सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के पास, है ना, पावर हमारे लंग्स में नहीं है। किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? थोरेसिक केज या थोरेसिक चेम्बर जो होता है उसके अगल बगल के मसल्स पे, सराउंडिंग के। तो लिखेंगे जो फीटस स्टेज में होता है ना, फीटल स्टेज में, तो उसका लंग्स क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है। इसलिए बच्चे को जन्म के बाद क्या होता है? रुलाया जाता है। कोई मूवी में देखिए ना, जब भी मूवी, ध्यान दीजिए, कोई भी मूवी है कहीं बच्चे को रोने का, तो ध्यान रखिए क्यों होता है? जो नहीं रोता है ना उसको रुलाया जाता है ना, ताकि उसके अंदर एयर फिल्ड अप हो। चलिए लिखिए। देखो ये भी बुक का ही पार्ट है। चलो लिखो सब। पांच मिनट। पानी पी लो, ले जाए से। चलो देखिए, पढ़िए, सिंसियरली पढ़ो। ध्यान रखिएगा, हमारा जो लंग्स है, देखिए लंग्स का पूरा चीज लिखाया गया है। पांच पॉइंट बाकी है, ध्यान दो। हमारा जो लंग्स होगा कैसा होगा? सॉलिड होगा और स्पॉन्जी होगा। बाकी सारा चीज हम बता दिए थे, कितना लेयर से होगा, क्या होगा। ध्यान रखिएगा, एनाटॉमिकल सेटअप कैसा होगा? ध्यान रखिएगा, एनाटॉमिकल सेटअप हमारा कैसा होगा लंग्स का, है ना। एनाटॉमी का ही ना पार्ट बताएं, जितना भी बोन है, रिब्स है, सब जो बताएं आपको हम सब।
है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, है ना। चलिए हाँ चलो नोट करो। जाओ। चलिए लिखिए। थोड़ा सा होमवर्क देंगे, है ना। जहाँ पे लंग्स के बारे में लिखाया गया था डिफिनीशन, है ना, उससे हटके थोड़ा हमारा जो लंग्स होगा कैसा होगा, सॉलिड और स्पॉन्जी होगा, है ना। और कैसा होगा एनाटॉमिकल सेटअप, कैसा कैसा बॉक्स में बंद है लंग्स हमारा, पूरा एयर टाइट है, कोई हवा का लीकेज नहीं होना चाहिए। नहीं तो एयर है ना, कोई जरूरी कि एटमोस्फेयर में ही जाए, अंदर अगर कोई ऐसा लीकेज होगा तो हवा में जाने के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट में भी चला जाएगा ना। सेकंड क्या है, मसल्स अब्सेंट होगा हमारे लंग्स में, तो सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन के पावर क्या होगा, अब्सेंट होगा लंग्स में। एक हेल्दी ह्यूमन जो होगा 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्रीदिंग कर सकता है। और ध्यान रखिएगा जितना भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है उसे एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। उसको क्लिनिकल असेसमेंट या क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इसको लिखिए, उसके बाद छोटा सा टॉपिक लिखकर होमवर्क दे देंगे आपको। भूख ज्यादा लग गया है, भूख लगा सही में, छोड़ देते। नहीं, क्लास अगर लेट चले तो कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह जो भी आपको लाना हो लेके आना है ना। पानी बोतल ले लीजिएगा एक खाने के लिए, क्या कि इतना लंबा समय। हाँ नहीं, खाने के लिए कोई सर नहीं बोलेंगे। कुछ होमवर्क देंगे। पाँच मिनट पढ़ाना है तब होमवर्क देंगे, है ना। इसके बाद एक टॉपिक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आ जाइए। एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। क्या है, अगले क्लास में जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। आई बात समझ में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो ध्यान रखिएगा 4 तरह का वॉल्यूम पढ़ेंगे और चारों वॉल्यूम को आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर उससे क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, पढ़िए इसको थोड़ा सा। हाँ तो इसके ऊपर एक पॉइंट है, पढ़ लो, जहां पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है ना, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, छोटा सा पढ़िए, है ना। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। सेकंड पॉइंट पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, वो सारा एयर है ना, चाहे इन, है ना, ध्यान रखिएगा, चाहे इंस्पिरेशन का हो या एक्सपायरेशन का हो, सारे के सारे वॉल्यूम गैस को किसमें मेजर करेंगे, वॉल्यूम में, है ना।
तो इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग क्या लिखा है, कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलेंगे उसे, स्पायरोमीटर, व्हिच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। असेसमेंट मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन करना, जांच करना, डायग्नोसिस करना, टेस्ट करना, है ना। तो इसको लंग्स में प्रॉब्लम है ना, उसको टेस्ट करने के लिए किससे करेंगे, स्पायरोमीटर से। उसी के अनुसार ना देंगे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए होमवर्क देख लो। तो एक होमवर्क लिख लो ना इसमें, ये जितना भी वॉल्यूम है ना, यही बात हम बोर्ड पे लिखेंगे और यही बात आपके बोर्ड में भी आएगा, आपके नीट में भी आएगा। तो ये जो डेटा है ना, 9 को वॉल्यूम है, देखिए यहाँ पे, ये डेटा आपको लिख कर लाना है, ठीक है ना। इसका जो शॉर्ट टर्म है ना, इसका ट्रिकी टर्म है, वो हम बोर्ड पे बता देंगे। आई बात समझ में। तो घर से क्या लिख कर लाना है आपको, पूरा नंबरिंग दे दीजिएगा। तो वॉल्यूम कितना है ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना है, 4 होगा। सबसे पहला देखिए टाइडल वॉल्यूम, दूसरा क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा 4 क्या है वॉल्यूम है, अच्छे से देखिए वॉल्यूम कितना होगा 4। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम टॉपिक बनाइएगा, क्या बनाइएगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये चारों को डिफिनीशन के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है 1 2 3 4 देकर। उसके बाद फिर से हेडिंग बनाइएगा छोटा सा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, और उसके बाद पांचों के बारे में लिख लीजिएगा। सिर्फ इतना लिख कर लाना है, अगले क्लास में अच्छे से बता देंगे इसको, ठीक है। चलो